साथियों नमस्कार, ISPCS फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। 70वीं बीपीएससी को लेकर 3-4 चीज़ों पे हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले फाइनल आंसर की रिलीज़ होने के बाद कितने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं उस पे, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कही थी। उसके बाद आप इस नोटिस को देखेंगे और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन से संबंधित हम बात करेंगे कि कब तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल डील वन बाय वन कि आपकी बुक्स या रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं प्रीलिम्स, नहीं क्लियर कर रहे हैं या बाउंड्री लाइन सिचुएशन है, तो उनका कमांड ओवर द टॉपिक्स, करंट अफेयर्स से कैसे आपको टॉपिक्स को लिंकेजेस करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, आंसर राइटिंग पार्ट, DI या फिर स्टैट्स और ऑप्शनल के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने जो आपको कट ऑफ का एक रेंज बताया था, तो वो है जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं 89 ±2। बट इस ट्रेंड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि +2 मार्क्स हमें और इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि जो डिलीट हुए हैं क्वेश्चंस, तो जब क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो उसमें सभी के मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है। तो वैसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि 2 मार्क्स ऐड होंगे। हालांकि जो फाइनल आंसर की है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स पे आयोग को डिस्कशन करना चाहिए था, क्योंकि जैसे इंडिया की राजधानी दिल्ली कब बनी, ये क्वेश्चन हो गया, या फिर जो 3 वंश वाला क्वेश्चन है कि उसमें से, क्योंकि वो तो इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि उसके बाद कौन सा वंश आया। तो देखने को तो कई लोगों को लग सकता है कि तीनों ही उसके बाद ही आए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस पे या तो इसको डिलीट किया जाना चाहिए था। मुझे लगता है इसका थॉरो डिस्कशन किया जाना चाहिए था और क्वेश्चंस को या तो डिलीट किए जाने चाहिए थे, आंसर्स चेंज किए जाने चाहिए थे। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं। देखते हैं कि आगे आयोग क्या करता है। ये हमारे पास एक आज का नोटिस है, जिसमें कि आप 19 से लेकर और 21 तारीख तक का ये टाइम दिया गया है, जिसमें इस पर लॉगिन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो OMR सीट है, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर किसी को आपत्ति है तो आप इस पर भेज सकते हैं। राइट, सो विल टॉक अबाउट द रिजल्ट डिक्लेरेशन। सो इस वीक में, यानी कि जो ये वीक शुरू हो रहा है, इस वीक के एंड तक रिजल्ट डिक्लेयर होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। सो विल टॉक कि आपको क्या है। So coming to the strategy part, now the most important thing कि books and resources, we have talked about it multiple times. So अगर आप description देखते हैं तो उसमें मैं पूरी लिस्ट दे देता हूँ, क्योंकि if I discuss that again and again तो वो कोई value addition नहीं हो पाता है। तो description से आप इसको देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू, इस पे हम फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे भी नेक्स्ट पार्ट में, बट अभी आप उसको देख सकते हैं। कमिंग टू दी स्टूडेंट्स कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, जो 3 तरह के अभी हैं। एक, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, जो कि बिल्कुल सेफ जोन में है। मुझे लगता है कि विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट दे शुड प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, राइट, बिकॉज एज ऑफ नाउ द मेंस एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अप्रैल 2025। तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लगनी चाहिए। क्या करना है विल टॉक अबाउट थोड़ी ही देर में। ओके, इफ़ यू आर नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स, सपोज करो कि आप जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट हो एंड यू आर स्कोरिंग 75, लेट्स से 75, 76, तो हाई चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स नहीं होने जा रहा है। इन दैट सिचुएशन आई वुड से वॉट एवर इज योर प्रायोरिटी, जैसे अगर कोई अदर एग्जामिनेशन है, इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर UPPSC एग्जामिनेशन, और इफ़ यू हैव UPSC एग्जामिनेशन, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर से 71st BPSC, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं, या जो भी आपकी प्रायोरिटी है। मुझे लगता है आपको टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं कि आप वेट कर रहे हैं। देखो, वो एक कहते हैं ना कि बस आप वेट करोगे, उस दिन PDF में नाम दिखेगा नहीं। आपको बहुत ही अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है कि अगर आपकी बाउंड्री लाइन सिचुएशन है, अगर लगता है कि जैसे सपोज करो कि आप जनरल से हो, अब रिस्पेक्टिवली आप घटा लेंगे स्कोर, और आपके स्कोर सपोज करो 84 है, 83 है, तब भी मतलब आई कंसीडर दैट टू बी बाउंड्री लाइन, बिकॉज नोबडी नोज कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट कट ऑफ। सो जब तक आ नहीं जाता, बिकॉज ऑलमोस्ट 22,000 पीपल आर गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो वो सिचुएशन जब तक है, तो ये जो क्लियरिंग प्रीलिम्स और बाउंड्री लाइन सिचुएशन, आई थिंक बोथ, इन दोनों ही कैटेगरीज को दे शुड emphasize on mains, they should prepare for mains as of now.
और हम बात करते हैं कि अब मेंस में करना क्या है। ये कैटेगरी का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब इन दो कैटेगरीज को करना क्या है। सबसे पहले ना आपको हर टॉपिक पे एक, जो स्टैटिक टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। कोई भी एक टॉपिक आप उठा लो, जैसे अगर मैं कोई भी टॉपिक उठाता हूं, अगर हिस्ट्री से अगर लेते हैं, तो जैसे मान लो कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि पटना कलम, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मौर्य कला या पाल कला, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कलम क्या होता है, या पटना कलाम पेंटिंग, कलाम का मीनिंग क्या है, फिर ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन कौन से लोग इससे एसोसिएटेड थे, इसकी जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या क्या है, और ये कैसे अलग पेंटिंग से, जो दूसरी तरह की पेंटिंग से उनसे अलग है, और क्यों इसका डिक्लाइन हो गया, इसके डिक्लाइन के पीछे के क्या क्या कारण थे। फिर आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं। फिर थोड़ा सा आप ये भी देख लेते हैं कि आखिर मधुबनी पेंटिंग जो था वो एक तरह से सरवाइव किया, लेकिन पटना कलम पेंटिंग सरवाइव नहीं कर पाता है। सेम इसी तरह अगर आप पॉलिटी के टॉपिक्स पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप जुडिशरी का ही कोई टॉपिक ले लेते हैं कि जुडिशियल जो है उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, तो जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं कि भाई इतने केसेस पेंडिंग है, तो करोड्स ऑफ अराउंड 5 करोड़ 47 मिलियन करीब केसेस पेंडिंग है भारतीय न्यायालय में, और मोस्टली 87% करीब जो केसेस हैं वो केवल जो जिला न्यायालय होते हैं उसमें है। तो उस पर बात करें कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए, गवर्नमेंट की भी, सिविल सोसाइटी की भी, पुलिस की भी, जुडिशरी की भी। तो आप इस तरह से चीज़ों को तोड़ तोड़ करके आप अपना सबसे पहले जो हर टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कि आखिर कोई टॉपिक क्या है, वो टॉपिक क्यों न्यूज़ में है, वो टॉपिक का जो विशेषता है, फीचर्स है, वो क्या है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है तो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और फाइनली आप कंक्लूजन देते हैं। तो एक बार आपका जब स्टैटिक पोर्शन हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% ऑफ द वर्क इज डन। नाउ करंट लिंकेज की बात आती है। देखो, अगर आप सिर्फ स्टैटिक चीज़ों को डील करते हो और अगर आप उसको करंट अफेयर्स से लिंक नहीं करेंगे, तो जो कहते हैं ना कि पूरा खाना आपने बना लिया है बट उसमें नमक आपने नहीं डाला है, तो वो दिखेगा भी सब कुछ अच्छा दिखेगा, बट उसमें टेस्ट नहीं आएगा और हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होगा, बीपी लो हो जाएगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स से आपको लिंक करना होगा चीज़ों को, कि अगर इवन आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे अगर कोई भी टॉपिक आप पॉलिटी का लिख रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि क्या कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो रिसेंट में अभी आया है क्या। इवन आपको अगर कोई जजमेंट नहीं याद आ रहा है, इवन अगर रिमार्क भी याद आ रहा है कि अभी हाल ही में ये कहा था, या मान लो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रिपोर्ट है, अगर वो याद आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई रिपोर्ट निकाली है या कुछ बोला है, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब ये दो काम हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें दो कैटेगरीज में होते हैं। देयर आर पीपल जो नोट्स बनाते हैं, देयर आर पीपल जो नोट्स नहीं बनाते हैं। अब पूछोगे क्या नोट्स बनाना मैंडेटरी है? मेरा ऐसा मानना है मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आपको एक साइनॉप्सिस तैयार जरूर कर लेना चाहिए। साइनॉप्सिस का क्या है कि बहुत ही, जैसे मान लो कोई आपने 10 पेज का मटेरियल पढ़ा, उसको हाफ पेज में आपने बस कीवर्ड्स को समझ लिया है और कीवर्ड्स को लिख लिया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, तो अब आपको, मैं एज्यूम करके चलूंगा, आप एज्यूम करके चलेंगे कि यू नो द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड इट्स इंप्लीकेशंस, यू जस्ट राइट द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन योर नोटबुक, कि बस इतना रहेगा, इतने से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस क्या है, बस इसको आंसर में इंक्लूड करना है। तो इस थीम को आपको सिर्फ लिखना है। तो नोट मेकिंग अगर बहुत लेंदी करते हो तो फिर उसका कोई पर्पस नहीं है, आप अपना रिप्रोड्यूस करके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। नाउ आंसर राइटिंग, सारी मतलब स्टोरी एक तरफ और एक तरफ आंसर राइटिंग, बिकॉज यू नीड टू राइट अ लॉट। और एग्जामिनेशन में विद इन 3 आवर्स यू हैव टू राइट सो मेनी वर्ड्स, मतलब आपको करीब 3000 वर्ड, 4000 डिपेंडिंग, बीपीएससी में वर्ड लिमिट कुछ होता नहीं है, तो जैसे यूपीएससी में जाएंगे तो 4000 के करीब वर्ड लिमिट है, यूपीपीएससी में 3200-3300 वर्ड का वर्ड लिमिट है, बट बीपीएससी में कोई वर्ड लिमिट है नहीं। और करीब करीब जीएस की मैं बात करूँ तो 72 पेज देते हैं, हालांकि उतना भरने की ज़रूरत है भी नहीं। तो आपको एसए के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पीड मैटर नहीं करता है, बट व्हेन इट कम्स टू GS1 एंड GS2,
वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, न सिर्फ स्पीड राइटिंग में बल्कि अपनी प्रेजेंटेशन को सुधारने में। आपने इंट्रोड्यूस कैसे किया, अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं किया है, यू विल बी स्ट्रगलिंग कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, वेयर शुड आई स्टार्ट। आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि इंट्रो में मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ, कंक्लूड कैसे करूँ। तो वो आपको इस तरह से करना है कि वो फ्लो में आ जाए, राइट। DI स्टैट्स मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि खासकर जो जिनका नॉन मैथमेटिक्स या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो उनको थोड़ा इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और बहुत टफ नहीं आता है, सिंपल ही है। बस इसको ये है कि आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पीड मैटर करेगा। आप जितना जल्दी इसको कर लोगे उतना ही ज़्यादा स्पेस आपके पास बचा रहता है कि आप दूसरी चीज़ों को कर पाएँ। नाउ ऑप्शनल पार्ट, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑप्शनल पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, तो वो क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब तो ये MCQ बेस्ड हो गया है, इतना तो कर ही लेंगे। जैसे 40% मार्क्स लाना है तो 40% ईजी या नेगेटिव मार्किंग है, नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार मैं 69th की बात कर रहा हूँ, PSIR में बहुत सारे लोगों का ऑप्शनल क्लियर नहीं हो पाया था, और इसमें जिनका क्लियर भी हुआ एकदम बाउंड्री लाइन पे उनका ऑप्शनल क्लियर हुआ है। सच अ डिफिकल्ट पेपर कि पता नहीं कहाँ से सेट कर दिया था, BPSC को पता नहीं PSIR वालों से क्या दुश्मनी है। ओके, तो ये हमने ब्रीफली एक बात किया। उम्मीद है अगर आपको लगता है कि इफ़ देयर इज़ एनी टॉपिक जहाँ पर हमें बात करनी चाहिए, यू कैन कॉमेंट, यू आर फ्री टू कॉमेंट दैट। एंड समय कम मिलता है, बट आई विल ट्राई कि हम उस पर बात करें। रोज़ तो नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ दिनों के बाद ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।